नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। बहुत जल्दी कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाएं वगैरह भी होने वाली हैं और साथ ही साथ वार्षिक परीक्षाओं का भी दौर प्रारंभ होने वाला है। तो इसलिए विद्यार्थियों की विशेष मांग पे आज अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व, सैनिक व सामाजिक सुधारों के ऊपर हम चर्चा करें। तो आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। लेकिन चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक बार फिर आपसे मेरी अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व के कार्यों ने ही उस दृढ़ नीति की आधारशिला रखी जिसका अनुकरण आगे चल करके शेरशाह और अकबर ने भी किया। यह पहला शासक था जो पटवारियों तक भी पहुंचा और राजस्व व्यवस्था के छोटे मामलों की ओर भी इसने ध्यान दिया तथा राजस्व प्रशासकों को इसने चुस्त दुरुस्त किया, अपनी प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाया कर वसूल करने की। भूमि का प्रतिविश्वा की दर से विधिवत पैमाइश कराई गई। भूमि को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया और उर्वरा शक्ति के अनुसार भूमि कर का निर्धारण किया गया। भूमि कर और अन्य करों की पूर्ण रूप से वसूली हो, इसकी व्यवस्था की गई। तो ये ऐसे सिद्धांत थे जिसकी ओर 13वीं शताब्दी के अन्य सुल्तानों ने ध्यान नहीं दिया था। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने इस ओर ध्यान दिया। राजस्व के क्षेत्र में उसने व्यापक रूप से ध्यान दिया। इससे पूर्व के सुल्तानों के पास न तो समय था या प्रशासन की इस जटिल शाखा में क्रियात्मक कार्य करने की योग्यता भी नहीं थी। अलाउद्दीन के राजस्व सुधारों की जो विशेषताएं थी उनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने कुछ बहुत ही सरल बिंदुओं में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप देखें, जो पहला कदम उसने उठाया वो था भूमि अनुदानों का अंत। अलाउद्दीन का पहला कदम उन सारे भूमि अनुदानों को वापस लेना था जो अमीर वर्ग, शासकीय वर्ग के कर्मचारियों, विद्वानों, धर्मशास्त्रियों इत्यादि को भेंट, पुरस्कार या अनुदान के रूप में दी गई थी। अमीरों, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों को भूमि अनुदान पुरस्कार स्वरूप देने की प्रथा पहले से चली आ रही थी, एक पुरानी प्रथा थी। सुल्तान ने यह आदेश दिया कि संपूर्ण भू संपत्ति, ग्राम और अन्य भूमि जो लोगों के पास इनाम और वक्फ के रूप में है, अब वापस ले लिए जाएं और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिए जाएं। खालसा भूमि यानी उसे सरकारी जमीनों में परिवर्तित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों को संपन्न लोगों से हर प्रकार एवं हर बहाने धन वसूल करने के लिए कहा गया। उनसे ये कहा गया कि वो यथासंभव प्रयास करें कि किसी न किसी बहाने से संपन्न लोगों से धन वसूल किया जाए और उसके लिए अगर कठोरता अपनाने की आवश्यकता पड़े तो कठोरता भी अपनाई जाए। बर्नी ने इस विषय में लिखा है, वो ये कहता है कि कुछ समय पश्चात अमीरों और मुल्तानी व्यापारियों के घरों में अधिक धन नहीं बचा। ऐसी परिस्थितियों में किसी के पास विद्रोह शब्द का उच्चारण करने का समय नहीं रहा। तो एक बात ध्यान में रखें आप कि विद्रोह क्यों होते हैं। विद्रोह इसलिए होते हैं जब धन बहुत ज़्यादा हो जाए, धन का नशा हो जाए तो लोग प्रायः विद्रोही हो जाते हैं। तो एक कारण ये भी था कि धन उनके पास रहने ही न दिया जाए तो विद्रोह नहीं करेंगे। इसी बात की पुष्टि बर्नी करता है। दूसरी जो बात उसने की या दूसरा कदम जो उसने उठाया, राजस्व के कर्मचारियों की विशेष सुविधाओं का उसने अंत कर दिया। तो मुकद्दम, चौधरी, कूत तथा अन्य जो राजस्व कर्मचारी थे उनकी विशेष सुविधाओं का अंत कर दिया गया
और ये सब प्रायः हिंदू अधिकारी होते थे जो पहले से चले आ रहे थे, कोत मुकद्दम चौधरी इत्यादि, और लगान वसूली से संबंधित कर्मचारी थे ये सब, तो इनकी सुविधाओं का अंत कर दिया गया। अलाउद्दीन ने कोत मुकद्दम चौधरी को उनकी राजस्व वसूली संबंधी सेवाओं हेतु जो छूट भूमि कर में दी जाती थी उसे बंद कर दिया। उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। अब वे भूमि कर या राजस्व एकत्र करने के नाम पर किसी भी प्रकार का कमीशन या अतिरिक्त शुल्क या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकते थे। उन्हें अन्य सामान्य कृषकों के समान ही खराज एवं अन्य कर देना पड़ता था। यह उनके लिए भी आवश्यक बना दिया गया। तो सुल्तान ने नवीन अध्यादेश जारी कर यह आदेश दिया कि मुकद्दम या चौधरी स्वयं कृषि संबंधी कोई विशेष संपत्ति अपने पास न रखें। तो मित्रों, ये आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण कदम उसने उठाया वो भूमि के पैमाइश की एकीकृत प्रणाली को लागू करना। तो भूमि की पैमाइश और भूमि कर का निर्धारण ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने कृषि के अंतर्गत भूमि की पैमाइश करवाई, और पैमाइश का पूरा विवरण राजस्व विभाग के अंतर्गत सुरक्षित रखा गया। विश्वा के हिसाब से प्रत्येक कृषक की भूमि की पैमाइश कराई गई। इस प्रकार मापन या पैमाइश की एकीकृत पद्धति या प्रणाली जारी की गई और उसे लागू की गई। इससे किसी प्रकार की अव्यवस्था और को दूर किया गया, मतलब किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। और उसके अलावा जो है वो लगान निर्धारित करने में किसी प्रकार की कठिनाई की संभावना को समाप्त किया गया इस कदम के द्वारा। भूमि की उपज के अनुसार उसने खराज का राज्य की भूमि पर निर्धारण कराया कि कितना खराज देना पड़ेगा, यानी भूमि कर। उपजाऊ भूमि और उसकी श्रेणी के हिसाब से कृषक को भूमि कर देना पड़ता था। यानी जिस श्रेणी की भूमि है, जितनी उसकी उर्वरा शक्ति है, उसके आधार पर कर निर्धारण किया गया। भूमि कर का को नियमित करने की 3 प्रणालियां थी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं: कनकूत, पटाई तथा लंक पटाई। कनकूत के अनुसार खेत में खड़ी फसल को देखकर ही लगान निश्चित किया जाता था। बटाई से हमारा तात्पर्य यह है कि अनाज तैयार होने पर सरकार का अंश निर्धारित होता था, और लंक बटाई से तात्पर्य है कि फसल के तैयार होने पर बिना कूटे पीटे ही सरकारी भाग ले लिया जाता था। यानी फसल काट के जब बोझ बनाते थे तो उसी में से अलग अलग कर दिया जाता था, सरकार अपना हिस्सा ले जाती, यानी लंक को ही बांट लिया जाता था। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, कनकूत का अर्थ है खड़ी फसल को देखकर ही लगान निश्चित कर देना। बटाई का अर्थ है अनाज तैयार होने पर सरकार का अंश निर्धारित करना, यानी कूटने पीटने के बाद। और लंक बटाई यानी कि लंक को ही बांट लिया जाता था, बिना कूटे पीटे सरकारी भाग ले लिया जाता। तो इस तरह से संपन्न व्यक्तियों तथा दरिद्रों सबकी भूमि पर एकीकृत दर से उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में निर्धारित किया गया था। यह लगान का भूमि कर, यह लगान या भूमि कर, भू राजस्व, आप कुछ भी कह रहे हैं, अनाज के रूप में होता था या नकद भी दिया जा सकता था। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे किस तरह से कर निर्धारित किया जाता था। उसकी 3 प्रणालियां इस तरह से थी। अब बहुत सारे दूसरे कर भी लगाए जाते थे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि अधिक से अधिक धन वसूल करने का प्रयास किया जाता था लोगों से। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के अतिरिक्त करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। अन्य करों में भूमि कर के अतिरिक्त चरागाह कर, गृह कर, आयात कर, निर्यात कर, करी, जजिया, खम्स, जकात, खराज आदि कर लगाए। भरनी के अनुसार दूध देने वाले पशुओं पर भी
कर लगा दिया गया, उनसे भी टैक्स लिया जाने लगा, कर लिया जाने लगा। करी जो है वो एक गौर कर था जो समय समय पर एकत्र किया जाता था। जजिया कर हिंदुओं से कठोरता पूर्वक, या आप कह लीजिए गैर मुसलमानों से कठोरता पूर्वक वसूल किया जाता था, और गैर मुसलमानों की इतनी विशाल जनसंख्या से यह जजिया कर वसूल किया जाता था कि उससे राज्य को पर्याप्त आय होती थी। जजिया स्त्रियों, बच्चों और विक्षिप्त व्यक्तियों पर नहीं लगाया जाता था। इस्लाम धर्म अंगीकार करने वालों जो व्यक्ति थे उनके ऊपर भी यह कर नहीं लगाया जाता था, जजिया उनसे हटा लिया जाता था। खम्स नामक कर युद्ध में लूट के माल पर लिया जाता था। अब जैसे जब दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण किया जाता था तो जो लूट का धन सैनिकों को प्राप्त होता था उनमें से 4/5 भाग राज्य ले लेता था और शेष 1/5 भाग सैनिकों का होता था। ऐसा कहा जाता है कि नियम यह था कि 4/5 भाग जो है वो सैनिकों में बांट दिया जाए और 1/5 भाग राज्य अपने पास रखे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पलट दिया था। वो ज़्यादा हिस्सा, बड़ा हिस्सा स्वयं रखता था और छोटा हिस्सा सैनिकों को देता था। ज़कात धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था और इसकी आय धार्मिक कार्यों में व्यय की जाती थी, जैसे कि मुसलमान लड़कियों का विवाह कराना, लंगर चलाना या इस तरह की और बातें जो है, कुछ अनुदान देना। तो ज़कात जो है वो धार्मिक कार्यों में व्यय किया जाता था मुस्लिम प्रजाओं के लिए। ज़कात कर जो है वो इस तरह से एक बड़ा महत्वपूर्ण कम था, ये कर था। तो इसे जो है वो निवास गृह बनाने में, वस्त्रों के ऊपर, उपकरणों के ऊपर तथा जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों इत्यादि के लिए खर्च किया जाता था। जो मुस्लिम प्रजा में जो गरीब लोग थे उनके ऊपर खर्च किया जाता था। तो इस तरह से उसने ढेर सारे अन्य कर भी लगाए। अब आप देख सकते हैं, आप 7वां पॉइंट देखिए, दीवान मुस्तखराज के विभाग की स्थापना की गई उसके द्वारा। और थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो दीवान मुस्तखराज की स्थापना है, विभाग की स्थापना है। यह एक विभाग का नाम था जिस सफलता से सुल्तान के आदेश लागू किए गए और राजस्व वसूल किया गया, उसका श्रेय नायब और वजीर सर्फकाइनी को जाता है। कई वर्षों तक इस अधिकारी ने, यानी सर्फकाइनी ने, साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुल्तान के अध्यादेश लागू करने का कठोर प्रयत्न किया। सर्फकाइनी ने राजस्व विभाग की कुव्यवस्था को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए। नीचे दर्जे के राजस्व कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हुआ करते थे। अलाउद्दीन ने इन दोषों को समाप्त करने का निश्चय किया एवं इस विभाग का निर्माण किया, यानी दीवाने मुस्तखराज के विभाग का निर्माण किया। मुस्तखराज को राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम, बकाया राशि की जांच करने और उसे वसूल करने का कार्य सौंपा गया। तो इस तरह से ये इसका कार्य था। यदि आमिल और कारकुन बकाया राशि पूरी वसूल करने में असमर्थ रहते तो उन्हें खुलकर दंडित किया जाता था। पटवारियों और अन्य कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु कठोर उपाय अपनाए और स्वयं इन अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसके लिए भी कठोर उपाय अपनाए गए। आमिलों और पटवारियों के आचरण के प्रति अलाउद्दीन काफी सजग रहता था और उसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और स्वयं सुल्तान द्वारा भी उनकी राजस्व पुस्तिकाओं की जांच की जाती थी, उनका निरीक्षण किया जाता था और रिश्वत लेने तथा झूठे हिसाब देने पर उन्हें निर्दयता पूर्वक दंड दिया जाता था। तो इस तरह से राजस्व कर्मचारी जो थे या निचले पदों पर काम करने वाले जो
राजस्व कर्मचारी थे, उसे अलाउद्दीन खिलजी ने एक तरह से प्रतिष्ठाहीन बना दिया। वो प्रायः दंड के भागी होते रहते थे। तो राजस्व कर्मचारियों में यदि कोई अपनी पुत्री का विवाह इत्यादि करना चाहता था तो बहुत सोच समझ के अपनी पुत्रियों का विवाह करता था उनके साथ, यानी कोई अपनी पुत्री उन्हें नहीं देना चाहता था। जबकि अगर देखा जाए तो यह पद भी जो है अब इस प्रकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद कि कोई इसे जल्दी स्वीकार नहीं करता था। कहते हैं कि राजस्व कर्मचारी जो निचले स्तर के राजस्व कर्मचारी होते थे उन पदों को वही स्वीकार करते थे जिन्हें अपने जीवन के प्रति कोई मोह नहीं होता था। ये कर्मचारी अपने अधिकांश दिन, पद में लिखता है कि यह कर्मचारी जो है अपने अधिकांश दिन लात घूसे खाते हुए जेल में व्यतीत करते थे और किसी के लिए भी हिंदू या मुसलमान से रिश्वत के रूप में या बलात् एक टंका भी लेना संभव नहीं रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व कार्यों ने, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि एक राजस्व विभाग के संबंध में, राजस्व वसूली के संबंध में एक दृढ़ नीति का प्रतिपादन किया, एक दृढ़ नीति की आधारशिला रखी। और आगे चल करके हम ये देखते हैं कि मुगल काल में और सूर्यवंश के समय में, उसके पहले शेर शाह ने उसका अनुकरण किया, अकबर ने उसका अनुकरण किया। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्व के क्षेत्र में कम से कम जो अलाउद्दीन खिलजी था वो शेर शाह और अकबर के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बना और वो उसके अनुगामी बने। वो पहला शासक था जो पटवारियों तक भी पहुंचा तथा राजस्व व्यवस्था के छोटे छोटे मामलों पर भी उसका ध्यान दिया। उसने राजस्व विभाग को काफी सक्षम बनाया और राजस्व प्रशासकों को सक्षम बनाया, उन्हें चुस्त बनाया, उन्हें अपने कार्य में दक्ष बनाया। भूमि की प्रति विश्वा के दर से विधिवत नाप करवाई, भूमि की श्रेणी और उर्वरक शक्ति के अनुसार कर निर्धारण तथा भूमि कर की वसूली की व्यवस्था की। ये सब ऐसे सिद्धांत थे जिनकी ओर दिल्ली के पहले के सुल्तानों ने ध्यान नहीं दिया था। अलाउद्दीन ने इस ओर ध्यान दिया और फिर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जो आगे के शासकों के लिए एक उदाहरण बन गई। अब आइए हम उसके सैनिक सुधारों की बात थोड़ी सी हल्की सी चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना का निर्माण किया। बलबन की तरह उसे भी मंगोलों के आक्रमण को रोकने और आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी, इसलिए उसने एक विशाल सेना का संगठन किया। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उसकी सेना की सैनिकों की संख्या जो है लगभग 4,75,000 थी, यानी कि बहुत बड़ी सेना थी। रणथंभौर के अभियान के बाद उसको सेना के संगठन हेतु प्रेरणा मिली। सर्वप्रथम उसने एक स्थायी सेना की स्थापना की, जिसे आप स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं। स्थायी सेना बनाई उसने। इससे पूर्व सेना का संगठन संकट के समय में ही होता था और युद्ध के बाद उसका विघटन कर दिया जाता था। अलाउद्दीन ने इस प्रथा का अंत कर दिया और नियमित सेना का संगठन किया। और फरिश्ता लिखता है कि अलाउद्दीन की सेना जो है वो 4,75,000 थी। तो उसकी सेना प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त थी। एक तो घुड़सवार सेना, जिसे आप कह सकते हो वो उस समय का एयरफोर्स ही था जो घुड़सवार सेना थी। दूसरी पदात यानी पैदल सेना। तो सेना की देखभाल हेतु एक विभाग स्थापित किया गया। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा को प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रत्येक घोड़े की हुलिया भी रखी जाती थी और उसे दाग दिया जाता। तो इसका कारण यह था कि सैनिक घोड़े बदल न ले। प्राय सैनिक जो थे वो धोखेबाजी करते थे। जब निरीक्षण होता था, जांच होता था, तो टट्टू ले आके खड़ा कर देते थे। तो इस स्थिति से बचने के लिए वो सरकारी मुहर होती थी, उससे घोड़ों को दाग दिया जाता था। तो इस तरह से जो है उसने ये सुनिश्चित किया अलाउद्दीन खिलजी ने
कि सैनिक किसी तरह की धोखेबाजी न कर पाए, उसने सेना में नई भर्तियां की और साथ ही साथ देखिए विशाल और सुदृढ़ सेना का संगठन करके इसके द्वारा उसने आंतरिक विद्रोहों को शांत करने में सफलता प्राप्त की। वह समग्र अशांत और विद्रोहों वह जो समय था वह समय अशांति का समय था, विद्रोहों का समय था और जिसके दमन हेतु एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। तो विशाल सेना की आवश्यकता के लिए उसने बाजार नियंत्रण नीति भी लागू की, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है। आप मध्यकालीन इतिहास वाला प्लेलिस्ट खोलें वीडियो हिस्ट्री की और उसमें आपको बाजार नियंत्रण नीति पर वीडियो मिल जाएगी। उसमें विस्तार से बताया गया है कि ये क्या है। तो बाजार नियंत्रण नीति इसीलिए लागू की गई थी जिससे कि जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनके दाम निर्धारित कर दिए जाएं, निश्चित कर दिए जाएं, कोई उससे अधिक दाम पे उनको उन वस्तुओं को न बेच सके। और चूंकि सैनिक भी दैनिक जीवन की वस्तुएं सब खरीदते ही थे, तो इसलिए कम तनख्वाह दे करके, कम वेतन दे करके भी अधिक से अधिक सैनिक रखे जा सके, तो इसलिए उसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। अलाउद्दीन के पूर्व ही दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था और इसके लिए उसे विशाल सेना रखना आवश्यक था। तो अपने शासनकाल में होने वाले सभी मंगोल अभियानों को उसने अपनी सेना के द्वारा निष्फल कर दिया। इस सेना ने पहली बार दक्षिण के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। हम ये देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद दक्षिण भारत में जाने का साहस किसी उत्तर भारत के दूसरे शासक ने नहीं किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ही पहला सुल्तान था जिसने कि दक्षिण के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की और उसका कारण था उसकी मजबूत, सुसंगठित और सुप्रशिक्षित सेना। तो इस प्रकार दक्षिण की ओर ध्यान देने वाला वह प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने जितनी भी विजय की वे सब अपनी सुदृढ़ सेना के बल पर किया। सेना को आधार बनाकर उसने अपने साम्राज्य को स्थिर बनाया, टिकाऊ बनाया। इसीलिए उसके शासन तंत्र को सैनिक शासन तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। उसने सैनिक निरंकुशतावाद की स्थापना की, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। आइए मित्रों, अब सामाजिक सुधार पर भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सामाजिक सुधार किए वे पूर्णतया राजनीतिक कार्यों या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य में किसी भी विद्रोह को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मद्य निषेध लागू किया एवं मादक वस्तुओं के सेवन पर रोक लगा दिया। यह कार्य जनता के हित के लिए उतना उपयोगी नहीं हुआ जितना अमीरों इत्यादि से साम्राज्य की रक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। मद्य निषेध प्रमुख रूप से मदिरा महफिलों को बंद करने हेतु किया गया, जिससे बहुत सारे अमीर थे जो है वो मदिरा की महफिलें लगाते थे, वहाँ पे जुआ खेलते थे और कई बार राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र भी करते थे। तो उसने जुआ और नाच गाना, शराब पीना इत्यादि जो है वो बंद करा दिया। इसके पीछे यही उद्देश्य थे कि षड्यंत्रकारी और विद्रोही तत्वों के ऊपर लगाम लगाई जाए। यद्यपि अलाउद्दीन ने मद्य निषेध का उल्लंघन करने वालों को मृत्युदंड तक भी दिया, किंतु मद्य निषेध पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया। जो मदिरापान के आदी व्यक्ति थे वो छुप करके शराब पीते थे। इसे देखते हुए अलाउद्दीन को स्वयं अपने नियमों में ढील भी देनी पड़ी, क्योंकि इससे उसका प्रमुख उद्देश्य सफल नहीं हो रहा था। साम्राज्य जनता के लिए या आप ये कह लीजिए कि उसने सामान्य जनता को एकांत में बैठ करके शराब का सेवन करने की इजाज़त दे दी। जादू टोने के आधार पर बहुत सारे लोग जो थे वो जनता को ठगते थे, तरह तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाते थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, ऐसे लोगों को पहचाना गया और पहचान करके उनको दंड दिया गया। और सामान्य जनता के बीच जो अंधविश्वास का प्रसार कर रहे थे तो उस अंधविश्वास से
सामान्य जनता को मुक्त करने का प्रयास किया गया, जो कि उसका एक अच्छा कदम था। तो इस तरह से मित्रों, हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक महान शासक था। दुर्भाग्य से उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं हुए। उसके जो उत्तराधिकारी थे वो शिहाबुद्दीन उमर, जो कि 1316 में ही मर गया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी उसके बाद आया, जो 1316 से 1320 तक रहा ना। उसके बाद फिर नासिरुद्दीन खुसरो आया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर जो था, उसने घड़ियाली आंसू बहाए और स्वयं वह परिस्थितियों का स्वामी हो गया। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उमर खां को दिल्ली का सुल्तान बनाया। इसामी लिखता है कि खिजर खां के उत्तराधिकार को समाप्त कर उमर खां को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इसका नाम शिहाबुद्दीन उमर रखा गया। तो इस प्रकार शिहाबुद्दीन उमर केवल एक कठपुतली मात्र बनकर रह गया। मलिक काफूर सुल्तान की भांति शासन करने लगा। उसने अपने अनुयायियों को ऊंचे ऊंचे पद दिए और खिलजी वंश को लोगों का खिलजी वंश के जो बचे कुचे लोग थे उनकी हत्या कराने लगा। उससे शादी खां और खिजर खां का उसने जो है शादी खां और खिजर खां जो है उनका वध करा दिया। तो मलिक काफूर ने मुबारक शाह को अंधा करवा के उसका वध कराना चाहा। उसने 4 हत्यारों को नियुक्त किया। तो मलिक काफूर को इन षड्यंत्रों का परिणाम ज्ञात नहीं था। मुबारक शाह ने इन हत्यारों को अपनी वाक कला या आप कह लीजिए वाकपटुता से अपने भाषण के बलबूते पर अपनी ओर मिला लिया और उसने अलाउद्दीन के नाम की भी दुहाई दी। और ये हत्यारे इतने प्रभावित हुए उससे कि इन्होंने मलिक काफूर की ही हत्या कर दी। तो इस प्रकार केवल 35 दिन मलिक काफूर मनमानी कर पाया। मुबारक शाह ने अपने आप को सुल्तान शिहाबुद्दीन का संरक्षक घोषित कर दिया। कुछ दिनों में शक्ति अर्जित करके शिहाबुद्दीन का वध करा दिया गया और वह स्वयं सुल्तान बन गया। फिर मुबारक शाह ने 1316 से 1320 तक शासन किया। इसने अलाउद्दीन के नियमों में ढील बरती। उसकी तरह कठोर शासन यह नहीं कर सका। इसने अलाउद्दीन के शासनकाल की कठोरता को समाप्त कर दिया। जो अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति, जो सैन्य सुधार, आर्थिक सुधार, ये सब चीजें की थी, तो इसने इन नियमों में जो कठोर नियम बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, उसमें इसने ढील दे दी। तो इससे जो है वो जनता में लोकप्रिय तो हुआ, क्योंकि बाजार नियंत्रण वगैरह से व्यापारी वगैरह बहुत नाराज थे। लेकिन साम्राज्य का विघटन होने लगा। उसने अपने अनुयायियों को तरह तरह की भेंट, उच्च पद प्रदान किया। सैनिकों को 6 माह का जो है अतिरिक्त वेतन दे दिया। तो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण को समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग उससे प्रसन्न हो गया। यद्यपि इसने अलाउद्दीन के शराब संबंधी नियम को समाप्त नहीं किया, किंतु उसके शासनकाल में लोग खुले तौर पर शराब पी सकते थे। अलाउद्दीन की भांति उसने अपने शासनकाल में क्रूर दंड प्रदान नहीं किए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन एवं कुतुबुद्दीन के शासनकाल में बहुत अंतर है। ये एक दूसरे के विपरीत थे। कुतुबुद्दीन का मतलब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल को एज ऑफ रिएक्शन कहा जाता है या कहा जा सकता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासन काल के में देवगिरी और गुजरात इत्यादि में विद्रोह हुए, जिनका दमन सफलतापूर्वक किया गया। इसने दिल्ली के सुल्तानों के विरुद्ध स्वयं अपने को खलीफा भी घोषित कर दिया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, और खलीफा की सत्ता को स्वीकार न किया। तो इस प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में भी वह सर्वोच्च बनने का प्रयास कर रहा था। किंतु उसके विरुद्ध नासिरुद्दीन खुसरो ने एक षड्यंत्र किया और 1320 में इसका कत्ल कर दिया गया। उसके साथ ही खिलजी वंश का विनाश कर दिया गया और स्वयं सुल्तान बन गया। तो नासिरुद्दीन खुसरो जो है खिलजी वंश का नहीं था, किंतु खुसरो के बाद एक नए वंश का आरंभ होता है, इसलिए इसे खिलजी वंश के अंतर्गत ही बता दिया गया है। तो नासिरुद्दीन खुसरो के शासनकाल में आतंक का राज्य फिर से वापस आ गया। इसके ऊपर यह आरोप है कि यह 4 माह तक इसने शासन किया और इसके शासनकाल में हिंदुओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया और अनेक तुर्की सरदार उससे बहुत असंतुष्ट हो गए थे। तो गाजी मलिक ने
खुसरो के विरुद्ध विद्रोह कर उसका वध कर दिया और उसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। यद्यपि ये वीडियो जो थी वो मैंने अलाउद्दीन के राजस्व सुधार, सैनिक सुधार, सामाजिक सुधार पर बनाई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद क्या स्थिति रही उसके ऊपर भी हमने थोड़ी चर्चा कर ली। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे अपनी टिप्पणी भी करें। इसको अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।